ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आईसी इंजन का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। करीब 30 से 35 मिनट में हमने आपको सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। हमने बताया कि आईसी इंजन में हम किस किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं या आपकी जो ज़रूरतें हैं वो हम कैसे पूरा कर पाएंगे। उसका रोड मैप, एक भाषा इस्तेमाल होती है आजकल, रोड मैप पेश किया। अब हमने कल पहला चैप्टर, जिसको हमने बोला है फंडामेंटल्स ऑफ आईसी इंजन, उसका जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था। पहला टॉपिक हमारा क्या था? हीट इंजन्स, टाइप्स, आईसी इंजन वर्सेस ईसी इंजन। बेटा मेरी कोशिश होगी कि हर दिन जब मैं क्लास शुरू करूं तो करीब 3 से 4 मिनट में पहले अपना पिछला जो लेक्चर था उसको जोड़ने का प्रयास करूं। तो आइए हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने बेटा आपको ये बताया कि हीट इंजन क्या है। मैंने आपको परिभाषित किया। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर मिस किया है वो कृपया पिछला फर्स्ट लेक्चर पहले फॉलो करें और उसके बाद सेकंड लेक्चर पे। मैंने आपको बताया कि हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। अब यहां पे साइक्लिक का क्या मतलब है ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिसमें हम इनपुट पे हीट एनर्जी लेते हैं और आउटपुट पे हम मैकेनिकल वर्क देते हैं। ये मैंने परिभाषित की। तो एक तरह से हीट इंजन कहता है तुम मुझे हीट दो, मैं तुम्हें वर्क दूंगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी हैं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से इनको हम बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिशन, अर्थात बहने वाली ऊर्जा है। अब इसी के साथ साथ मैंने कल 2 क्रॉस क्वेश्चन उठाए थे। उसमें से पहला क्रॉस क्वेश्चन मैंने ये उठाया था आपके साथ और उसको मैंने 10 से 12 मिनट में डिस्कस किया था। आज मैं उसको 1 मिनट में बोलूंगा। प्रश्न ये है सर कि ये दोनों ही ऊर्जाएं हैं, तो आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में क्यों बदलना चाहते हैं? तो मेरा जवाब था कि हीट एनर्जी जो है वो लेस यूजेबल फॉर्म है एनर्जी का, लेस यूजेबल फॉर्म है। और वर्क जो है मेरा वो मोर यूजेबल है, मींस इसका उपयोग ज्यादा है। तो हम कर क्या रहे हैं? लेस यूजेबल को मोर यूजेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मैंने जो बताया आपको, ये मैंने आम बोलचाल की भाषा में बताया। अन्यथा मैंने थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भी बताया था कि लो ग्रेड एनर्जी है, हाई ग्रेड एनर्जी है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ है। इसके ऊपर मैंने क्रॉस क्वेश्चन 1 को करीब 15 मिनट डिस्कस किया है। अगर आपने मिस किया है तो आप लास्ट लेक्चर जाके फॉलो कर सकते हैं। आइए, इसके बाद मैंने क्रॉस क्वेश्चन नंबर 2 उठाया था। तो बेटा क्रॉस क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या उठाया था? बात ये आई थी कि सर हमारा जो हीट इंजन है वो हीट एनर्जी को वर्क बना रहा है, तो क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पालन कर रहा है? मैंने कहा यस। तो क्रॉस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उठाया था कि क्या ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम का पालन कर रहा है? मैंने कहा था यस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। उसके हिसाब से ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो रही है, ऐसा ही ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ। प्रश्न ये उठा था कि ये सर ऊष्मीय ऊर्जा आ कहां से रही है? तो मैंने बताया था कि ये ऊष्मीय ऊर्जा जो है बेटा हमारे फ्यूल के अंदर जो मौजूद केमिकल एनर्जी है उसको हम कंबस्चन करा के हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ये हमारा सेकंड क्रॉस क्वेश्चन था। अब अगर हम परिभाषा करें हीट इंजन की, अब हम क्या कह रहे हैं? हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिसमें सबसे पहले फ्यूल या ईंधन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को दहन के पश्चात कंबस्चन करके हम हीट एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तत्पश्चात उसको हम यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करते हैं। तो बेटा इतनी बातें कल हो गई थी, लेकिन आपको याद होगा हमने आपसे ये कहा था कि इस हीट इंजन से संबंधित मैं 3 क्रॉस क्वेश्चन डिस्कस करने चाह रहा हूं। तो 2 तो हमने कल कर लिए थे, उसको मैंने हल्का सा जोड़ने की कोशिश भी किया, 5 मिनट लग गया। आइए अब हम तीसरे क्रॉस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए बेटा हम लोग तीसरे क्रॉस क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो तीसरा क्रॉस क्वेश्चन क्या उठता है?
तीसरा क्रॉस क्वेश्चन हम आपके सामने उठा रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं आज का लेक्चर हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तीसरा क्रॉस क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि सर FLOT, बेटा मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी ये इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, मैं इसको A को B कर देता, मैंने A को कर दिया B। अब इसके पहले मैंने लिखा A, ZLOT, ZLOT का मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर मैंने कहा SLOT सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर मैंने कहा TLOT थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब आपने मुझसे पूछा कि सर हीट इंजन किस पे आधारित है, किस नियम का पालन करता है, या थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम पे आधारित है। ऑब्वियस है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है क्रॉस क्वेश्चन 2 में कि हम करते क्या हैं, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो एनर्जी जो है न तो उत्पन्न हो रही न नष्ट हो रही है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। कैसे? पहले वो रासायनिक ऊर्जा थी, कंबस्शन के पश्चात वो ऊष्मीय ऊर्जा बन गई, फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा हमने हीट इंजन में यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर दी। इसके आगे अगर हम जनरेटर या ऑल्टरनेटर लगा दें तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, उस विद्युत ऊर्जा को किसी रेजिस्टेंस से बहा दें तो पुनः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से, तो सर क्या हम आंसर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे सकते हैं? तो इसका मतलब आपने आंसर दिया कि सर हीट इंजन थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। अब यहीं पे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर क्या ये फर्स्ट लॉ पे आधारित है, हमने तो सुना है कि ये सेकंड लॉ पे आधारित है। तो मैंने कहा हाँ, हीट इंजन सेकंड लॉ पे आधारित है। तो आप कहेंगे सर हीट इंजन फर्स्ट लॉ पे भी आधारित है, हीट इंजन सेकंड लॉ पे आधारित है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं बेटा, अगर आपका ये सवाल MCQ है, MCQ तो आप लोग समझते हैं बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको कोई एक उत्तर देना है, तो अब सर आप बताइए आप कौन सा उत्तर देना चाहेंगे? तो मैंने कहा बेटा मैं ये उत्तर देना चाहूंगा, अगर दोनों चॉइस मेरे पास हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, तो मैं उत्तर देना चाहूंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सर अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कार्य करता है तो आप कहना चाहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कार्य नहीं करता। मैंने कहा नहीं बेटा, जब हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कार्य करता है, तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कार्य करता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निहित है, या कह सकते हैं इनबिल्ट है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर अगर कोई चीज कार्य कर रही है, कोई डिवाइस कार्य कर रही है, हमारी हीट इंजन कार्य कर रही है, तो निश्चित ही वो फर्स्ट लॉ का पालन कर रही होगी। अच्छा, एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास दोनों आंसर हैं तो हम बोलेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट मान लीजिए ऑप्शंस में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना होता तो हम आंसर क्या देते? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं। सर हमारे पास चॉइस में ऑप्शन है A, B, C और D। सर A है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, B है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेकिन केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और C है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉजियस स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लॉजियस, इसको बोलते हैं केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक, और ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर अब आप आंसर दीजिए। तो मैंने कहा देखो बेटा, अब इस परिस्थिति में एक चीज तो होता है, पीछे हम डिस्कस करके आए हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहां पे हमारे पास दो बातें हैं कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे काम करता है, या ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लॉजेस स्टेटमेंट पे काम करता है। अब बेटा जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में वहां पे बेटा सेकंड लॉ के दो स्टेटमेंट आते हैं। बेटा देखिए, अभी मैं भी स्मार्ट बोर्ड पे एफिशिएंट नहीं हूं, तो थोड़ा सा मुझे इसको हैंडल करने में समय लग रहा है, तो उसके लिए आप लोग मुझे थोड़ा बेटा क्षमा करेंगे। अब बेटा देखिए, सेकंड लॉ का जो क्लॉजेस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो लागू होता है बेटा प्लस डब्ल्यू डिवाइसेस पे। प्लस डब्ल्यू डिवाइसेस का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो वर्क आउटपुट देती हैं, विशेष तौर पे हमारे हीट इंजन। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्लॉजेस स्टेटमेंट है
वो लागू होता है -W डिवाइसेस पे, अर्थात ऐसे डिवाइसेस जो वर्क कंज्यूम करती हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं बेटा तो वहां पे क्लियर दिखाई देता है +W और -W। +W का मतलब जो वर्क आउटपुट देते हैं और -W का मतलब जो वर्क आउटपुट खाते हैं। तो अब हमारा हीट इंजन क्या है, किस पे आधारित है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आधारित है। ये हमें कार्य देता है कि हमसे कार्य लेता है, हमसे ये हीट एनर्जी लेता है, बट ये मैकेनिकल वर्क या आप कह सकते हैं वर्क देता है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो किस पे आधारित है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। तो अब अगर आप मुझसे कहते हैं सर आंसर क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा आंसर होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन प्लैंक पे आधारित। सर कौन आधारित है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे? सर आईसी इंजन की ईसी इंजन। मैंने कहा चलिए आप थोड़ा सा स्मार्ट बन रहे हैं। पीछे का चार्ट आपने देखा है, यहाँ पे ये आईसी इंजन है, ये ईसी इंजन है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, पेट्रोल, डीजल, गैस टरबाइन, वेंकल इंजन, ये सब हैं क्या? ये घूम फिर के हीट इंजन है। इसका मतलब ये सभी डिवाइसेस अगर पूछा जाए तो किस पे कार्य करते हैं? 0th लॉ पे, फर्स्ट लॉ पे, सेकंड लॉ पे, थर्ड लॉ। तो आंसर क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ के किस स्टेटमेंट पे? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे कि क्लॉजियस? सर +W डिवाइसेस हैं, +W के लिए केल्विन प्लैंक। तो ये सभी किस पे कार्य करते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। अब एक छोटा सा यहां पे आगे के बारे में वो तैयार हो रहे हैं। सर सेकंड लॉ का जो क्लॉजेस स्टेटमेंट है इस पे कौन कार्य करता है? मैंने कहा हर वो डिवाइस जो -W होती है या जो कार्य खाती है। तो उदाहरण मैंने कहा आपको मैं उदाहरण देता हूं। जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं या फ्रिज जिसको आप बोलते हैं, जितने भी एयर कंडीशनर्स हैं, जो भी वाटर कूलर्स हैं, जितने भी आइस प्लांट हैं, बर्फ कारखाने, या जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सब कैसे हैं? ये -W डिवाइसेस हैं। इनको चलाने के लिए हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस हीट इंजन के ऊपर थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को जोड़ने की कोशिश की। बेटा देखिए फर्स्ट चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, चीजें थ्योरेटिकल चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं धीरे धीरे उनको जोड़ूंगा। उम्मीद है कि आप उसको समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने बेटा हीट इंजन को परिभाषित कर, अब हमें आगे चलना है। अब देखिए हमने क्या बोला कि ये हीट एनर्जी कहां से आएगी? सर ये हीट एनर्जी आएगी। अब सर इस हीट एनर्जी के लिए कैसे आएगी? सर हम फ्यूल को लेंगे और फ्यूल को जलाएंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? फ्यूल एंड कंबस्चन। अब बेटा ये फ्यूल एंड कंबस्चन नामक टॉपिक जो है इसको हम दोनों जगह टच करते हैं या दोनों जगह इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहां कहां पे? जब हम आईसी इंजन पढ़ाते हैं तो भी इसको शुरू में डिस्कस करते हैं कम से कम 40-45 मिनट, और जब हम थर्मल पावर प्लांट पढ़ाते हैं तब भी हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्क क्या होता है कि आईसी इंजन में जो हम ईंधन जलाते हैं वो थोड़ी उच्च कोटि के या हाई ग्रेड के ईंधन होते हैं। क्यों ऐसा होता है इसका जवाब मिलेगा आपको। और लेकिन जो हम थर्मल पावर प्लांट में ईंधन जलाते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं, अर्थात थोड़ा सा घटिया टाइप के होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन जलते दोनों तरफ ईंधन है। और ये कौन से ईंधन है अभी आगे डिस्कस होने जा रहा है, आपको हिंट कर रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल है। तो अब हम लोग थोड़ा सा करीब 40-45 मिनट एक छोटा सा बेस बनाएंगे जिसमें हम फ्यूल एंड कंबस्चन के नाम से कुछ पढ़ाई करेंगे। अब अगर इसको हम करेंगे तो मानी बात है कि हम आईसी इंजन और थर्मल पावर प्लांट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा पढ़ने में हमारा बेस जो है वो मजबूत होगा और पढ़ने में थोड़ा सा हमें रुचि आएगी। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबस्चन। तो बेटा हमने यहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए, हम लोग अब आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने बोला फ्यूल एंड कंबस्चन। देखिए फ्यूल की हिंदी है ईंधन और कंबस्चन इसकी हिंदी है दहन। बेटा जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ प्रॉमिस किया है, क्योंकि हमारे अधिकतर स्टूडेंट मोर देन 80%, 80% से ज्यादा हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं, और बल्कि सभी हिंदी भाषी प्रदेशों के हैं, हिंदी में ज्यादा फैमिलियर हैं या परिचित हैं। इंग्लिश में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो मेरे सब्जेक्ट में शुरुआत में थोड़ा सा हिंदी का प्रयोग ज्यादा होगा। जब मैं हिंदी का प्रयोग कहता हूं का मतलब हिंदी की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। मैं फ्यूल के साथ साथ ईंधन भी बोलूंगा, बट समय के साथ साथ क्या करूंगा, मैं ईंधन नहीं बोलूंगा, सिर्फ फ्यूल बोलूंगा। अभी मैं कंबस्चन के साथ दहन भी बोलूंगा, बट आगे चल के मैं
कंबशन के साथ दहन नहीं बोलूंगा, अभी मैं हीट के साथ उष्मा बोलूंगा, बट आगे चल के हीट के साथ उष्मा नहीं बोलूंगा। तो आइए, हमारा टॉपिक है फ्यूल एंड कंबस्चन, ईंधन और दहन। तो अब दोनों शब्दों को हम अलग अलग लेंगे और अलग अलग समझेंगे। पहला हम ले रहे हैं फ्यूल। हम बेटा ईंधन या फ्यूल को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा हमने, आइए देखते हैं थोड़ा सा। फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर विच रिलीजेस हीट आफ्टर कंबस्चन। इसमें बेटा एक शब्द आया है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, कंबस्टिबल। इसकी हिंदी होती है ज्वलनशील। ज्वलनशील। अब फ्यूल क्या है? फ्यूल की हिंदी आपको मालूम है, ईंधन। फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर। मैटर का मतलब पदार्थ, पढ़ते हैं फिजिक्स में। मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, ठोस, द्रव, गैस। तो मैटर मतलब द्रव्य, द्रव नहीं बेटा, द्रव नहीं, ये तो लिक्विड हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, द्रव्य या पदार्थ। तो फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर विच रिलीजेस, रिलीज करना मतलब प्रदान करना, देना, हीट आप जानते हैं उष्मा, आफ्टर कंबस्चन मतलब दहन। तो अब अगर आपसे हम परिभाषित करने को बोल रहे हैं तो हम कैसे कह रहे हैं फ्यूल को, हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर विच गिव्स हीट या विच रिलीजेस हीट आफ्टर कंबस्चन। ईंधन वह ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है जो जलने, दहन की बेटा आसान हिंदी जलने है, जलने के पश्चात या दहन के पश्चात हमें उष्मा देता है। हर वो चीज जो जले और जलने पे उष्मा दे उसको हम ईंधन कहेंगे। सर कागज को जला दें, उष्मा मिलती है? बिल्कुल मिलती है, थोड़ी कम मिलती है बट मिलती है। सर घास फूस को जला दें, सूखा घास फूस, तो हमें उष्मा मिलेगी? यस सर। सर कोयले को जलाएं? मैंने कहा यस सर। तो इसका मतलब कागज है, घास फूस है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, भट्टी का तेल, या एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कुकिंग गैस भी कहते हैं, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीडित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड मतलब संपीड़न, नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस। ये मेनली क्या होती है, मीथेन। क्या ये सब ईंधन है? यस सर। तो इसका मतलब हमने फ्यूल को परिभाषित किया। फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर विच रिलीजेस हीट आफ्टर कंबस्चन। ईंधन हर वो ज्वलनशील पदार्थ जो जलने पे उष्मा दे उसको ईंधन कहेंगे। आगे चलें। अब बेटा थोड़ा सा देखते हैं कि हमने यहां पे आपके सामने ये 8 चित्र पेश किए। अब देखिए बेटा, शुरू में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हिंदी इंग्लिश का बराबर इस्तेमाल करूंगा, और विश्वास कीजिए बेटा कि आपको इस सब्जेक्ट खत्म होते होते हिंदी का भय काफी कम हो जाएगा और आप इंग्लिश में अपने को जिस स्थिति में हैं उससे बेहतर महसूस करेंगे। वुड, कोल, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर, मरकरी, यूरेनियम। मैंने अभी इंग्लिश में बोला। इधर देखिए, लकड़ी, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, लोहा, तांबा, पारा और यूरेनियम। इसकी हिंदी मुझे नहीं आती। अब आपको बताना है कि इन 8 में से किस किस को आप फ्यूल कहेंगे। ये 8 चीजें बनी आपके सामने, 8 चित्र हैं, इनके नाम हैं, मैंने हिंदी अंग्रेजी में बोल दिए। अब आपको बताना है इस 8 में से किनको आप ईंधन कहेंगे। आइए हम आप मिलके करते हैं, मिलके करते हैं थोड़ा सा। ये ईंधन है? यस सर। जलने पे उष्मा देगा? यस सर। वुड, कोल, क्रूड ऑयल। बेटा क्रूड ऑयल का मतलब ये होता है कच्चा तेल। इस कच्चे तेल को ले जाके हम लोग तेल शोधन कारखाने या तेल शोधन संयंत्र, हिंदी में बोलते हैं ऑयल रिफाइनरीज, नाम सुना होगा आपने, इंडियन ऑयल, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तीनों क्या हैं? भारत सरकार के पीएसयूज कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर इकाइयां में हमारे डिप्लोमा होल्डर को जॉब्स मिलती हैं। काफ़ी बच्चे हमारे आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल में काम कर रहे हैं। बीपीसीएल को तो खैर सरकार अब बेचने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आईओसीएल और एचपीसीएल में तो आगे भी वैकेंसीज मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में सुना होगा आपने, रिलायंस का तेल शोधन कारखाना है। तो ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, इसी से हम पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल वगैरह निकालते हैं। इसको हम लोग एक नाम देते हैं कच्चा तेल। अब नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। जब भी कहीं पे हमें तेल मिलता है, हम कुआं खोदते हैं तो शुरू में ऊपर हमें गैस मिलती है। अब कम मिलती है कि ज्यादा, ये सारे डिस्कशन होंगे।
आपने नाम सुना होगा बॉम्बे हाई। अगर कभी आप बॉम्बे जाएं तो गेटवे ऑफ बॉम्बे जो है उससे आप एलिफेंटा केव्स की तरफ जाएंगे अगर स्टीमर से, तो रास्ते में आपको 20 किलोमीटर दूर आग जलती दिखाई देगी। वो कुछ नहीं है, बॉम्बे हाई का ऑयल ड्रिगिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बारे में भी हम लोग बीच में बात करेंगे निश्चित तौर पे। थर्मल पावर प्लांट में तो हम करते ही हैं, यहाँ पे देखते हैं, कहीं जरूरत हुई तो बात करेंगे। अब आयरन फ्यूल है, नहीं है सर। कॉपर फ्यूल है, नहीं है सर। मरकरी या तांबा फ्यूल है, सॉरी पारा फ्यूल है, नहीं है सर। यूरेनियम फ्यूल है, यस। दूसरे बच्चे ने कहा नो। अब थोड़ा विवाद आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें से कौन कौन सा फ्यूल है, तो निश्चित तौर पे 1 2 3 4 तो फ्यूल है। अब पांचवे के ऊपर विवाद है। विवाद क्या है? कोई कह रहा है फ्यूल है, कोई कह रहा है फ्यूल नहीं है। आपने कहा सर आप अपनी राय बताइए कि इसको फ्यूल माना जाए कि ना माना जाए। तो मैंने कहा देखो बेटा, जो मैंने फ्यूल की परिभाषा पीछे दी है उस फ्यूल की परिभाषा के हिसाब से, ये जो फ्यूल की परिभाषा दी है इसके अंदर कुछ बातें हैं, उस फ्यूल की परिभाषा के हिसाब से ये फ्यूल नहीं है। मतलब दिस इज राइट। इसका मतलब फ्यूल भी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल और एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। अब बेटा इस फॉसिल फ्यूल की हिंदी होती है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, और इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय ईंधन। तो अब बात ये आती है कि सर क्या ये चारों किस कैटेगरी में जाएंगे? मैंने कहा बेटा 1 2 3 और 4 ये चारों ही ईंधन हैं और जीवाश्म ईंधन है। परंतु ये आठवां जो है यूरेनियम, इसको हम ईंधन मान तो सकते हैं परंतु हम इसको जीवाश्म ईंधन नहीं मान सकते, तो इसको हम यहां लाएंगे। अब जरा देखिए सर, क्या यूरेनियम से हमें ऊष्मा नहीं मिलती? तो यूरेनियम से ऊष्मा तो मिलती है, सुना है। बल्कि सर आप तो बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं, बल्कि हमने तो सुना है, आपने भी सुना होगा कि जो ये कोयला है इसको जलाने से हमें जितनी ऊष्मा मिलती है, तो मान लीजिए सर एक जो हमारी गुड्स ट्रेन होती है, बेटा दो तरह की ट्रेनें हैं, एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें यात्री चलते हैं और एक गुड्स ट्रेन होती है जिसमें हम सामान ढोते हैं, तो हम लोग कहते हैं गुड्स ट्रेन। तो उस गुड्स ट्रेन की एक जो 72 बोगी की पूरी गाड़ी होती है उसको बोलते हैं एक रैक। सर एक रैक जो कोयला होता है उससे जितनी ऊष्मा मिलती है, सुना है कि सर उतनी 1 kg यूरेनियम से मिलती है। क्या यह बात सत्य है? मैंने कहा बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब 1 kg यूरेनियम हमको जितनी ऊष्मा देता है उतनी ऊष्मा पाने के लिए हमें 72 डिब्बे की जो एक मालगाड़ी है, जो फुल भरे हुए हों सारे डिब्बे, उसको जलाने से जो ऊष्मा मिलेगी वो ऊष्मा हमें 1 kg यूरेनियम देगा। तो सर यूरेनियम तो बहुत अच्छा फ्यूल हुआ, ये तो बहुत ऊष्मा दे रहा है, कम मात्रा में जलाने पे भी ऊष्मा दे रहा है। मैंने कहा यस, लेकिन अब फर्क समझ कि ये भी हमें ऊष्मा दे रहे हैं और ये भी हमें ऊष्मा देगा। हमने क्या कहा है? हमने परिभाषित किया है कि फ्यूल इज ए कंबस्टिबल मैटर विच रिलीजेस हीट आफ्टर कंबस्शन। यहां इस पॉइंट पे गौर कीजिए, हर वो ज्वलनशील पदार्थ जो कंबस्चन या दहन के पश्चात ऊष्मा दे उसको हम फ्यूल कह रहे हैं। मतलब हम देखिए क्या कर रहे हैं कि यहां पे बेटा ये जब जलेगा, इसका जब कंबस्चन होगा, मतलब कोयला, लकड़ी, कच्चा तेल, कच्चे तेल से ही निकला पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह, ये सब जब जलेगा, या प्राकृतिक गैस, तो हमें जलने पे ऊष्मा देंगे। अब जलना क्या होता है, कंबस्चन क्या होता है, दहन क्या होता है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी देर में आएगा। फिलहाल यूरेनियम का हम कंबस्चन नहीं करते, यूरेनियम को हम जलाते नहीं हैं, परंतु यूरेनियम हमें ऊष्मा देता है। कैसे देता है आप सब जानते हैं। एक अभिक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अभी क्या होता है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अभी आगे। तो नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप हमें ऊष्मा मिलती है, बट हम उसको जलाते नहीं हैं। इसका मतलब हमने जो पीछे फ्यूल परिभाषित किया है उस हिसाब से अगर हम कहें तो हमने जो परिभाषा दी है वो फॉसिल फ्यूल की दी है, चूंकि हमारे आईसी इंजन्स में या हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में हम जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, या बहुत हो गया तो सीएनजी, एलपीजी, या आधुनिक रूप में एथेनॉल, मेथनॉल। तो ये सारे ईंधन जो हैं वो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं।
तो अब हम समझ रहे हैं पीछे जो हमने फ्यूल बोला ये क्या है, फॉसिल फ्यूल। तो ये फ्यूल की परिभाषा है, परंतु विशेष रूप से किस फ्यूल की, सर वो वाले फ्यूल जो जलने के बाद हीट देते हैं। इसमें यूरेनियम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यूरेनियम जलता नहीं है। क्या होता है, हल्का सा देखेंगे, हमें अभी बहुत जरूरत नहीं है बेटा। मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ओके, हमारा फोकस है आईसी इंजन के ऊपर। बहरहाल आगे चलते हैं। अब 1 2 3 4 ईंधन है, 5 भी ईंधन है, लेकिन 1 2 3 4 ईंधन है, वो भी कैसा, जीवाश्म ईंधन है। और ये कैसा है, न्यूक्लियर फ्यूल है। अब न्यूक्लियर फ्यूल है तो ये सर कैसे देगा हमको ऊष्मा। मैंने कहा बेटा देखिए, दो प्रकार की नाभिकीय अपक्रियाएं होती हैं। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, अगर आपने नाम सुना हो न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन का मतलब विखंडन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। इन दोनों ही अपक्रियाओं में, दोनों ही नाभिकीय अपक्रियाओं में हमको ऊष्मा मिलती है। एक फिशन की प्रक्रिया होती है और एक फ्यूजन की होती है। इसके बारे में थोड़ा आगे देखें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपने कहा कि सर ये जो फॉसिल फ्यूल है जीवाश्म ईंधन है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो आप कह देंगे 1 2 3 4 जीवाश्म ईंधन है। इसमें से कौन सा नाभिकीय ईंधन है, तो आप बोलेंगे यूरेनियम नाभिकीय ईंधन है। सर जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। मैंने कहा देखिए बेटा, मैं डिस्कस कर सकता हूं, परंतु हमारे को आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए। उसके बावजूद मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। अगर इससे ज्यादा ज्ञान आपको चाहिए तो आप बेटा, आजकल तो अपने पास ज्ञान का समुंदर है इंटरनेट पे, उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आप जो करना चाहें करें। वहां पे आपको बहुत सारी सामग्री, अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि जितना मैं टच कर रहा हूं आप बस उतना टच करें। इतना करने से आपके 100% तो नहीं, लेकिन 98% क्वेश्चंस जो भी आपके डिप्लोमा एग्जाम में, किसी भी गाइड में या किसी भी एग्जाम में आए हैं, वो कवर हो जाएंगे। और रही 1-2% सवाल, तो उसके लिए परेशान मत होइए। उनको मैं कहता हूं बेसिर पैर के सवाल, जो आपके सिलेक्शन के लिए नहीं पूछे जाते हैं, आपको परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं, उनको छोड़ देना ही बेहतर है। आइए, इस जीवाश्म ईंधन को अगर आप देखें तो इसमें एक शब्द आ रहा है जीव। इसका मतलब इस जीवाश्म ईंधन की उत्पत्ति हो रही है जीव से। तो बेटा, जीवाश्म ईंधन हम किनको डिफाइन करते हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, सब्जियां, ये सब जो हैं क्या होते हैं, समय के साथ पृथ्वी में दब गए और लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे दबते दबते नीचे पहुंच गए। इनके ऊपर अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये सब जो है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, कोयला या कच्चे तेल में कन्वर्ट। अब इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के नीचे से होती है या समुद्र से होती है। इसीलिए हम लोग खदान में खोद के कोयला निकालते हैं, कुआं खोद के तेल निकालते हैं। तो ये इसके पीछे, तो ये जीवाश्म ईंधन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो न्यूक्लियर फ्यूल है बेटा, इन न्यूक्लियर फ्यूल से भी हमको ऊष्मा मिलती है, लेकिन हम करते क्या है, नाभिकीय अपक्रियाएं कराते हैं। किस प्रकार की अपक्रियाएं कराते हैं बेटा, मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। एक को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन और दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या संलयन। अब बेटा देखिए, हमारा थर्मल पावर प्लांट जो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, थर्मल पावर प्लांट का मतलब आप समझ सकते हैं कोयले से बिजली। अब कोयले से बिजली बोलना थोड़ा सा उचित नहीं। थर्मल पावर प्लांट का मतलब है जीवाश्म ईंधन से बिजली। अब कोयले से बिजली मिले या तेल जला के बिजली मिले या गैस जला के बिजली मिले, इन सभी को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। हमारे देश में बेटा कोयला प्रचुर मात्रा में है। जनरली हम लोग करते क्या है, कोयले को जला के बिजली पैदा करते हैं। तो हम समझते हैं थर्मल पावर प्लांट का मतलब कोयले से बिजली नहीं। थर्मल पावर प्लांट का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि बॉयलर में कोयला जल रहा है कि फर्नेस ऑयल जल रहा है कि नेचुरल गैस जल रहा है। जब थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। आइए अब बेटा हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में समझने की कोशिश करें। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं पढ़ा रहा हूँ, हल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि अगर थोड़ी से ज्ञान से एक दो सवाल सही हो जाएं कहीं ऑब्जेक्टिव, जो कि अक्सर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए बेटा, दो प्रकार के नाभिकीय अपक्रियाएं हैं।
एक को हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन की हिंदी होती है बेटा विखंडन। इसमें क्या होता है बेटा? विखंडन का मतलब टूटना। परिवार विखंडित हो गया, परिवार टूट गया। एक भारी नाभिक दो छोटी नाभिक में टूट गई, और साथ ही साथ ऐसी जब अभिक्रिया हो रही नाभिक विखंडन की तो हमें हीट मिल रही है। सिमिलरली दो छोटी नाभिक जुड़ के एक बड़ी नाभिक बना रहे हैं और एक हीट रिलीज कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं संलयन। तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में हीट रिलीज हो रही है, लेकिन ध्यान रहे कहीं पे भी कंबस्चन नहीं हो रहा है। सर कंबस्चन होता क्या है? मैंने कहा भाई पहले फ्यूल तो पूरा हो जाए तो कंबस्चन आएगा। ओके, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बोलेंगे। ये देखिए न्यूक्लियर फिशन या विखंडन। तो अब देखिए बेटा, आज के तारीख में हम लोग थर्मल पावर प्लांट का मतलब कोयले से बिजली, कोयले से बिजली, या मैंने थोड़ा सा क्लियर किया फॉसिल फ्यूल से बिजली। सऊदी अरेबिया है बेटा, या जितने भी खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्रीज, उनके पास कोयला तो है नहीं, उनके पास तो तेल है। और सुनते हैं वहां पे तेल जो है सस्ता है और पानी महंगा है। तो उनके पास तेल है तो वो तेल जलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। कहीं कहीं पे गैस अवेलेबल है, क्योंकि जहां पे भी तेल अवेलेबल है तो जो कुआं खोदा जाता है उसके ऊपर गैस मिलती है, उस गैस को जलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो अब तेल जला के बिजली पैदा करें, कोयला जला के बिजली पैदा करें, गैस जला के बिजली पैदा करें, बट ये हैं सब कैसे? फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल को जला के अगर हम बिजली पैदा करते हैं तो उसको हम कहते हैं थर्मल पावर। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग जल से विद्युत पैदा करते हैं, जलाशय में पानी स्टोर कर लिया, पानी को पेन स्टॉक से नीचे लाए और वो क्या बोलते हैं पानी वाली चरखी, जिसको आप कहते हैं वाटर टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, पीछे पढ़ चुके हैं अभी आप लोग, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्टन टरबाइन, उनको चला के बिजली पैदा कर रहे हैं। देखिए इन टरबाइन से आपने पहले यांत्रिक कार्य पैदा किया, उस यांत्रिक कार्य से करते हैं आगे जनरेटर, या उसी को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटर। क्या फर्क होता है मैं कभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। जनरेटर या ऑल्टरनेटर जो भी आप बोलना चाहें, उससे हम बिजली पैदा करेंगे। और तीसरे आज के तारीख में बड़े पॉपुलर हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही अभिक्रिया होती है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन। तो कोई पूछे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? सर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियर फिशन होता है। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है आइए छोटा सा देखते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन में कुछ नहीं होता है, न्यूट्रॉन मंद गति मतलब स्लो मूविंग, मंद गति के न्यूट्रॉन को U-235 यूरेनियम 235 को बम्बार्ड करते हैं या टकराते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं। फलस्वरूप ये बड़ी नाभिक जो है दो छोटी नाभिक में टूट जाती है और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो इस फर्दर अभिक्रिया को, चेन रिएक्शन को आगे कंटिन्यू कराते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा मिलती है। तो नाभिकीय विखंडन में हमें इस प्रकार से ऊष्मा मिलती है। अब कोई अगर पूछे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमें ऊष्मा मिलती है, तो अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम का दहन नहीं किया गया, उसको जलाया नहीं गया। आगे हम जलाने को या कंबस्चन को परिभाषित करेंगे। कंबस्चन क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप हाई स्कूल पास किए हैं फिर डिप्लोमा भी किए हैं, कम से कम हाई स्कूल तो कम से कम किए ही तभी डिप्लोमा में एडमिशन हुआ आपका। तो आप जानते हैं कंबस्चन में होता क्या है कि फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है। इसका मतलब यहां पे कंबस्चन नहीं हो रहा है, यहां पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही और हमें मिला। अब यहां पे हम थोड़ा सा एक कदम और भी बोलना चाहते हैं, वो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने प्रश्न देखा था आपके, इसलिए डिस्कस करना चाहते। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन होता है। अब जरा देखिए बेटा, जो हमारा न्यूक्लियर फिशन है ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड, स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं बेटा, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन मतलब नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है बेटा अनकंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन। तो न्यूक्लियर फिशन हमारा 2 प्रकार का हो गया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक हो गया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये पॉजिटिव है या कह सकते हैं सदुपयोग है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो वहां नाभिकीय विखंडन तो होता है, लेकिन कैसा? कंट्रोल्ड या नियंत्रित। लेकिन अगर हमने ये न्यूक्लियर फिशन किया और अनकंट्रोल्ड किया, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो ये हम कहते हैं निगेटिव यूज है न्यूक्लियर फिशन का। और इसका उदाहरण है बेटा जो एटम बम है।
जो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए थे, वो एटम बम जो थे इस नाभ के विखंडन पे ही आधारित थे। और उसमें भी कौन से, कंट्रोल्ड फिशन या कंट्रोल्ड विखंडन या नियंत्रित विखंडन कि अनियंत्रित विखंडन। अनियंत्रित विखंडन के उदाहरण थे। इसका मतलब कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियर फिशन के दोनों प्रयोग हैं। एटम बम भी न्यूक्लियर फिशन पे आधारित है और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एटम बम पे आधारित है। अब बेटा देखिए, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप बहुत परेशान मत होइएगा। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है और जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है लगभग बिल्कुल सेम है। ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्क क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पे होता है बॉयलर, हम कोयला जलाते हैं, पानी से भाप बनाते हैं। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जहां बॉयलर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉयलर नहीं होता, यहाँ पे होता है रिएक्टर। यहाँ पे हम कोयला जलाते हैं, तेल जलाते हैं, गैस जलाते हैं और पानी से भाप बनाते हैं। और यहाँ पे इस रिएक्टर में क्या करते हैं, इस रिएक्टर में यूरेनियम का विखंडन करते हैं, फलस्वरूप हमको ऊष्मा मिलती है और हम पानी से भाप बनाते हैं। बस यही डिफरेंस है। इसके बाद जब पानी से भाप बन गई तो दोनों ही स्थिति में, थर्मल पावर प्लांट में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी, ये भाप चलती है। कहां जाती है, स्टीम टरबाइन में। जब स्टीम टरबाइन में भाप जाती है तो वहां पे क्या होता है, इस ऊष्मीय ऊर्जा को हम यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उस यांत्रिक कार्य से करते हैं हम लोग जनरेटर या ऑल्टरनेटर। दोनों में डिफरेंस खास नहीं है। जनरेटर हम बोलते हैं डीसी करंट जनरेट करने के लिए और ऑल्टरनेटर बोलते हैं हम एसी करंट जनरेट करने के लिए। तो ये जो स्टीम टरबाइन से यांत्रिक कार्य कहां जाएगा, ऑल्टरनेटर पे, और हमें बिजली मिल जाएगी। और ये जो भाप गई है टरबाइन में, ये कहां आएगी, ये आएगी कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा, ये भाप कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस हो जाएगी मतलब फिर पानी बन जाएगी और फिर जाए कहां पे, पंप में जाएगी और फिर पंप से पानी बॉयलर में। तो इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर और पंप। यहां पे क्या हुआ, बॉयलर, स्टीम टरबाइन, कंडेंसर और पंप। दोनों में फर्क क्या हुआ, सर यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर था, यहां पे बॉयलर है। यहां पे फॉसिल फ्यूल जला, कोयले, ऑयल या गैस के रूप में, लेकिन यहां पे सर फ्यूल जला नहीं, यहां विखंडन हुआ। किसका, नाभ के ईंधन का। कोई उदाहरण दे सकते हो, यस सर, यूरेनियम। और दोनों में ही जब यांत्रिक कार्य मिला, हमें स्टीम टरबाइन से क्या है, हीट इंजन, उससे जो कार्य मिला वो कहां गया, ऑल्टरनेटर पे, और हमें बिजली मिल गई। और ये दोनों ही जिस साइकिल पे चलते हैं बेटा, वो होती है रैंकाइन साइकिल। तो मैंने बेटा आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन न करते हुए मैंने हल्का सा आपको बेस डेवलप करने की कोशिश की, जिसको हम आज या कल कहीं ना कहीं थर्मल जब पढ़ाएंगे पूरा फिर टच करेंगे, तो एक बार फिर रिवाइज होगा, आगे फिर टच करेंगे। तो मेरे बेटा पढ़ाने के तरीके में क्या होता है, मैं उसी चीज को कई जगह अलग अलग तरीके से टच करता रहता हूं। तो होता क्या है कि वही चीज जब बार बार दिमाग में आती है, कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाएगी। बेटा देखिए, मैं अपने बारे में कहूं, अगर मेरा IQ लेवल बहुत कम है, दिमाग से थोड़ा कम बुद्धि का टीचर हूं, लेकिन एक चीज जरूर है कि मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, मुझसे दुगना बुद्धिमान है, तो मैं सोचता हूं यार वो दुगना बुद्धिमान है, मैं उससे आधा बुद्धिमान हूं, तो मैं क्या करूं। मैं सोचता हूं वो 4 घंटे पढ़ेगा तो मैं 9 घंटे पढ़ूंगा। 4 घंटे पढ़ रहा है, मेरी बुद्धि उसकी आधी है, तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तो बराबर आ जाऊंगा, और 9 घंटे पढ़ लूंगा तो शायद बात बन सकती है। तो बेटा मेरा पूरा भी जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्क पे आधारित है, ब्रेन वाइज हम बहुत शार्प नहीं है। तो हम बार बार उस चीज़ को खुद भी दोहराते हैं, आपके लिए भी दोहराते हैं कि मेरी तरह जो कमज़ोर बच्चे हैं, एवरेज बुद्धि वाले बच्चे हैं, वो भी थोड़ा पढ़ लिख लें, उनको भी नौकरी मिल जाए, उनका भी परिवार है, उनके भी माँ बाप को उनसे उम्मीदें हैं। बेटा हम सबको वो तो पूरी करनी है ना। आइए थोड़ा सा वापस चलते हैं। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फिशन पे आधारित दोनों हो गए, एटम बम भी हो गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो गया, लेकिन एक हुआ कंट्रोल्ड और एक हुआ अनकंट्रोल्ड। अब न्यूक्लियर फ्यूजन, तो मैंने कहा बेटा दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जिससे पूरी दुनिया या कायनात चल रही है, उसको माना जाता है सन। तो बेटा ये सन में जो अपार ऊर्जा है, उसके पीछे ये न्यूक्लियर फ्यूजन जिम्मेदार है। इस नाभ की संलयन की अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इसमें होता क्या है, 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यहां विखंडन था तो एक बड़ी नाभिक 2 छोटे नाभिक में टूट गई और दिया। यहां पे 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में हीट को रिलीज करते हैं। तो ये है बेटा थोड़ा सा न्यूक्लियर टच। चलना हमें आईसी इंजन पे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 2-3 दिन मुझे आपको लगेंगे हीट इंजन को खत्म करने, और उसके बाद मैं धीरे धीरे फुल आईसी इंजन पे आ जाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बेटा, यहां पे आने के बाद मैं अगर आपसे कहूं कि आइए थोड़ा सा मैच कीजिए, आता है बेटा आपके एग्जाम में ऐसा सवाल, लिस्ट 1 लिस्ट 2,
अब देखिए यहां पे न्यूक्लियर फिशन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। आइए मैच करते हैं। नाभिकीय विखंडन नियंत्रित अभिक्रिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाभिकीय अपक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एटम बम। नाभिकीय संलयन, सूर्य। तो ये बेटा 3 हिट सवाल है जो आपको मालूम होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये और ये तो आपको मालूम थे, बट इसके बारे में थोड़ा सा बेटा देखिए, मेरे से पेन उछल के चली गई बाहर, इसके बारे में मुझे डाउट था। तो ये अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है। तो अब हम लोगों ने इसका, अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। अब कहीं ना कहीं हमने इस टॉपिक को जो उठाया था उसको टच किया। अब हमारे लिए आज के बाद कभी भी हम अगर फ्यूल कहेंगे तो आप मेरे बिना कहे उसको फॉसिल फ्यूल मानेंगे। न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड या न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जो कुछ बातें होनी थी इस सब्जेक्ट में कम से कम वो मैंने यहां कर ली। अब हम लोगों के लिए हमेशा फ्यूल का मतलब फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी दूसरे पार्ट या कंबस्चन पे फोकस करेंगे कि कंबस्चन या दहन क्या होता है। तो आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा अभी कहाँ दहन पे जाएंगे, अभी तो फॉसिल फ्यूल के अंदर चलना है। सॉरी बेटा, इतना याद नहीं है किसके बाद क्या आएगा। फॉसिल फ्यूल, अब हम क्या कह रहे हैं, ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन। ऑल फॉसिल फ्यूल का मतलब कम से कम क्या आ गया, वो 4 आ गए। कौन कौन से आ गए, लकड़ी, कोयला, ऑयल और गैस। ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फॉसिल फ्यूल है उसमें हाइड्रोजन होगा और उसमें क्या होगा, कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन। सर कोयले में क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन। सीएनजी में क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन। पेट्रोल डीजल में क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की जो मात्रा है और जो कार्बन और हाइड्रोजन परस्पर जुड़े हुए हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो केमिस्ट्री है वो सेम नहीं होगी, वो केमिस्ट्री अलग होगी। लेकिन हाँ मूल रूप से कार्बन हाइड्रोजन है। जैसे आपने बोला खीर बनी है मेरे यहाँ, कोई तुम्हारे यहाँ भी खीर बनी है, मेरे यहाँ भी खीर बनी, तो एक चीज होता है दूध तो होगा ही, दोनों की खीर बनी है तो, और चावल भी होगा या सेवई होगी। अब साथ में हो सकता है आपके यहाँ भाई थोड़ा सा आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपने ड्राई फ्रूट डाल दिया हो, हम अफोर्ड नहीं कर पाए तो हमने चिरौंजी से काम चला लिया होगा। बट खीर है का मतलब दूध और चावल को मिला के ही कोई एक डिश बनी होगी और उसको थोड़ा सा बाकी बनाने की प्रक्रिया अलग हो सकती है। तो हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन होगा। ऑल फॉसिल फ्यूल तो सभी में हाइड्रोजन कार्बन तो होगा ही होगा। आइए थोड़ा सा आगे चले। अब देखिए बेटा मैंने एक नेट से इमेज ली है। आइए अब देखिए कोयला, ये देखिए पेट्रोलियम। देखिए यहां पे पेट्रोलियम लिखने का मतलब पेट्रोल नहीं है, यहां पे पेट्रोलियम लिखने का मतलब है पेट्रोलियम क्रूड। तो कभी कभी हम लोग क्रूड ऑयल को पेट्रोलियम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम क्रूड भी बोलते हैं। अब इसी का बेटा हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं अपने तेल शोधन कारखानों, और इससे पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, नैप्था और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिराइव करते हैं या निकालते हैं। अभी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग होती है। अब आप सोचेंगे सब कुछ हम लोग समझ जाएंगे, नहीं बेटा हम लोग सब चीज नहीं समझ सकते। अगर ऐसा होता तो केमिकल इंजीनियरिंग अलग नहीं होती, तो हमें उस एरिया में नहीं जाना। अभी पेट्रोलियम क्रूड का मतलब इनमें से कुछ भी, मैंने अभी नाम लिए, इट कैन बी पेट्रोल, इट कैन बी डीजल, इट कैन बी केरोसिन ऑयल, इट कैन बी लुब्रिकेटिंग ऑयल, इट कैन बी फर्नेस ऑयल एटसेट्रा इत्यादि। अब इन सब में ये, और ये रही आपकी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब प्राकृतिक गैस। बेटा जब भी हम कहते हैं नेचुरल गैस तो इसका चीफ कंपोनेंट या मुख्य अवयव होती है मीथेन। अब इसमें से कुछ भी है, सब में देखिए कार्बन है और सब में देखिए हाइड्रोजन है। इसका मतलब कोई भी फॉसिल फ्यूल है, कोयला, कच्चा तेल या गैस, उसमें कार्बन हाइड्रोजन निश्चित तौर पे है। और जरा समझिएगा, जो कार्बन है ये 80% से ज्यादा है, 80 से 85% के रेंज में है। जो हाइड्रोजन है ये 10% से ज्यादा है। इसका मतलब किसी भी फॉसिल फ्यूल का मुख्य अवयव या मुख्य घटक क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है। क्या 40% कार्बन 40% हाइड्रोजन? नहीं सर, हाइड्रोजन थोड़ी कम है, कार्बन काफी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है। हाँ, इन सभी में देखिए बेटा नाइट्रोजन भी है और इन सभी में देखिए सल्फर भी है। सर आप यही दिखा देते नाइट्रोजन सल्फर। मैंने कहा देखो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन वांछनीय हैं,
क्योंकि ये जलेंगे तो हमें ऊष्मा मिलेगी और प्रदूषण का नामो निशान नहीं रहेगा। तो कार्बन जलेगा, प्रदूषण नहीं होगा। मैंने कहा बेटा कार्बन सही तरीके से जलेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। सर कुछ पेच है, मैंने कहा पेच है, उस पेच को जब पहुंचेंगे तो करेंगे। फिलहाल ये वांछनीय है। हम चाहते हैं कि हमारे ईंधन में, कौन से ईंधन में, फॉसिल फ्यूल में, जीवाश्म ईंधन में क्या हो, तो कार्बन हाइड्रोजन हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और क्या नाइट्रोजन सल्फर हो? नहीं सर, नाइट्रोजन सल्फर ना हो तो अच्छा। क्यों भाई? सर नाइट्रोजन सल्फर क्या जलेंगे? नहीं जलेंगे सर। सर जलने के बाद बेसिकली होगा क्या कि ये प्रदूषण करेंगे, मतलब इनके बनने से जो गैसेस बनेगी वो सीधे सीधे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और कहीं ना कहीं वो वातावरण में प्रदूषण बढ़ाएंगी, जिनका जो सम्मिलित रिजल्ट है या परिणाम है वो भी प्रदूषण बढ़ाता है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन और सल्फर हम अपने ईंधन में कम से कम चाहेंगे हो ही ना, अगर है तो न्यूनतम हो, और साथ में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होती। अब आपने सुना होगा आजकल एक टर्म बड़ा पॉपुलर है, BS4, BS6। अब देखिए बेटा यहां पे BS4, BS6 का क्या मतलब है, ये सब हम लोग करेंगे। ये पॉल्यूशन कंट्रोल के भारतीय मानक हैं। यहां BS का मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड मत समझिएगा, यहां BS का मतलब भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6। इसका मतलब अब हमारे देश में पिछले 20 अप्रैल से, शायद मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, तो भारत स्टेज 6 लागू हो गया है। मतलब हम जो प्रदूषण के लिए मानक हमने अपना बनाया है वो भारत स्टेज 6 बनाया। अब इसमें मैं क्यों यहां पे लाया, हल्का सा बस टॉपिक टच करूंगा, बाकी मैं प्रदूषण में लूंगा। कि जो भारत स्टेज 6 और भारत स्टेज 4 है, तो बेटा जो हम डीजल इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बोला करते थे लो सल्फर डीजल। लो सल्फर डीजल का मतलब ऐसा डीजल जिसमें सल्फर कम है। क्यों? क्योंकि सल्फर ज्यादा होगा तो गैसेस प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, आगे चल के सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और वो क्या करेगा, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन में आएगा। तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी ज्यादा आगे देखते हैं। तो लो सल्फर डीजल के हम चाहते हैं सल्फर कम हो, लेकिन जब हम भारत से 6 में गए हैं तो आप जानते हैं जितना सल्फर हम डीजल में बर्दाश्त करते थे उसको 1/100 कर दिया, मतलब उसको बहुत कम कर दिया। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो सल्फर डीजल। तो धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने फ्यूल में सल्फर और नाइट्रोजन की मात्रा को कम करते जा रहे हैं। सल्फर ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सल्फर को हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। नाइट्रोजन उतना हानिकारक नहीं हो रहा है। क्यों है अभी इसी आज ही लेक्चर में हो सकता आया है। बस आगे चलते। तो हम लोगों ने ये देखा बेटा, कोई फॉसिल फ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, CNG हो, LPG हो, उन सब में कार्बन हाइड्रोजन मुख्य रूप से रहेगा। उसमें से भी कार्बन कितना होगा? 80 से 85%। हाइड्रोजन कितना होगा? 10 से 15%। और बकाया 1% के अंदर ये सब होंगे। और हम तो चाहते हैं बिल्कुल ही ना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी से जब निकाल रहे हैं तो जैसा है उसी स्थिति में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, हम उसको रिफाइनरी में जब ले जाएंगे तो उसमें से सल्फर और नाइट्रोजन को कम करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करने की जरूरत होगी वो हम करेंगे। अब बेटा थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ना। अब बेटा एक चीज तो तय हो गई कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो हम लोगों ने कह सकते हैं अब जाके फ्यूल को फिनिश किया। अब हम लोग इसके जो दूसरे भाई, नाम साथ साथ होता है फ्यूल एंड कंबस्शन, जैसे हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे दाना पानी, खाना वाना, है ना, तो खाना वाना दाना पानी, उसी तरह से हम कह रहे हैं फ्यूल एंड कंबस्शन। तो फ्यूल तो हो गया ईंधन, ईंधन में भी कौन सा? फॉसिल फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में हल्की सी बात की, उस फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आएगा आप समझ रहे हैं। जो भी चीज जीवाश्म ईंधन है, कोयला, किसी भी प्रकार का तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह वगैरह। आइए कंबस्शन या दहन। तो आइए हम शुरू करते हैं थोड़ा सा बेटा दहन। आज इसको कम से कम स्टार्ट करते हैं ताकि कल हम लोग इसको फिनिश करने की स्थिति में आ जाएंगे। आइए दहन, कंबस्शन क्या कह रहे हैं, देखिए परिभाषित कर रहे हैं। कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विथ ऑक्सीजन। कंबस्शन का मतलब दहन। एक्सोथर्मिक आपके लिए नया वर्ड है बेटा, इसको अब हम हिंदी में तो हम भी नहीं जानते, लेकिन बेटा हिंदी में इसका पर्याय क्या है वो हम समझते हैं। ऊष्मादेयी, ऊष्मादेय। केमिकल मतलब रासायनिक, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, और फ्यूल का मतलब ईंधन। तो दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। किसकी? ईंधन की। किसके साथ?
ऑक्सीजन के साथ। लेकिन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्मादेयी, मतलब इसमें ऊष्मा मिलती है, ये ऊष्मा देती है, ऊष्मा खाती नहीं है। आप कोचिंग में पढ़ने आते हैं तो क्या होता है? पैसा मिलता है कि पैसा जाता है? पैसा जाता है। तो माइनस मनी, जब नौकरी करेंगे तो क्या होगा? माइनस मनी की प्लस मनी, कम या ज्यादा? तो हो सकता है आप एएलपी में होंगे या जेई बनेंगे, या भगवान करे आप एमआई वगैरह करके एई बन जाइए। तो जैसे जैसे आप नौकरी, लेकिन कोई भी नौकरी करेंगे पैसा मिलेगा। तो नौकरी इज ए प्लस मनी, लेकिन कोचिंग इज ए माइनस मनी। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए कोचिंग क्या है? प्लस मनी। ओके। लेकिन परिवार में जैसे घर पहुंचते हैं वहां पे क्या है? माइनस मनी। पत्नी जाती खर्चे के लिए संभाल देती है, तो वहां के घर पहुंचता हूं तो मैं माइनस मनी, यहां पे हूं तो मैं प्लस मनी। ओके, कम ऑन। तो एक्सोथर्मिक इज प्लस क्यू, हीट मिलती है। तो कंबस्चन इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल विथ ऑक्सीजन। हिंदी में बोले तो दहन एक ऊष्मादेयी रासायनिक अभिक्रिया है ईंधन की ऑक्सीजन के साथ। अब बेटा ऑक्सीजन है, वो ईंधन से रिएक्ट करेगा और हमें हीट देगा। अब जब फ्यूल से रिएक्ट करेगा, कौन से फ्यूल से करेगा? फ्यूल से करेगा। इस फ्यूल के अंदर क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। जरा और खुल के बोले तो कंबशन या दहन क्या है? देखिए हमेशा ध्यान रखिए, दहन किसका होता है? फॉसिल फ्यूल का होता है। न्यूक्लियर फ्यूल का दहन नहीं होता। न्यूक्लियर फ्यूल में हम न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन के रिएक्शन से हीट पाते हैं। तो इसका मतलब कंबशन क्या है सर? जीवाश्म ईंधन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन का वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ ऊष्मादेयी रासायनिक अभिक्रिया ही दहन कहलाता है। अब शुद्ध हिंदी चल रही है बेटा, तो अब कम से कम जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो मुझसे ही कंप्लेन नहीं कर सकते सर आप अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। और अंग्रेजी भाषी बच्चे ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप हिंदी में बोलते हैं। मैं सब इंग्लिश में लिखता हूं और थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल भी लेता हूं, है ना। गलत सही वो आप तय कर लेना। ओके, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कभी इस्तेमाल हो सकता है, तो डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने कहा देखिए बेटा, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये हाई स्कूल लेवल की केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग कहते हैं ये केमिकल रिएक्शंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और दूसरे को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? अभी देखा हम लोगों ने, ऊष्मादेयी, और दूसरे जो होते हैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा खाते हैं। तो ये इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं ऊष्माक्षेपी। अब बेटा देखिए, हो सकता है हमारी हिंदी किताबों में कुछ और लिखा हो। देखिए बेटा, हम टेक्निकल लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा फायदा होता है, हमारी अंग्रेजी और हिंदी की ग्रामर या व्याकरण चेक नहीं की जाती। अगर मैं अंग्रेजी में वो जो चाहता हूं बोलना, अगर वो आप उसी तरह से समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, तो मेरी अंग्रेजी ठीक है। और वही हाल हिंदी के साथ है। अब वो साहित्यिक हिंदी और साहित्यिक अंग्रेजी हमें तो नहीं आती, लेकिन हाँ, मैं जो हिंदी या इंग्लिश में बोलना चाहता हूं, अगर उसको आप समझ रहे हैं तो बस इतना पर्याप्त है। तो इसका मतलब ऊष्मादेयी, ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होगा? हमें हीट मिलेगी। इसमें क्या होगा? इसमें हीट जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं, अगर जरा बताओ बेटा कि कंबस्चन जो है किस प्रकार की क्रिया है, तो आप जवाब दोगे सर कंबस्चन इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो कंबस्चन इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब आपने कहा कि सर क्या आप एंडोथर्मिक का कोई उदाहरण दे सकते हैं? मैंने कहा बेटा एंडोथर्मिक का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि डिप्लोमा लेवल की जो हम पढ़ाई करते हैं आईसी इंजन्स की, बेटा गेट वगैरह में हम पढ़ाते हैं तो वहां पे यूज होता है, उसमें इसका इस्तेमाल कम पड़ेगा। लेकिन हो सकता है एक आध जगह कहीं पे मैं उसको बोलूं, तो आइए मैं उसको बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक शब्द डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन क्या है? एक्चुअली कंबस्चन को अगर आप समझिए तो कंबस्चन क्या है? दो चीज जुड़ रही है, फ्यूल में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद कुछ बनाएंगे और साथ में हीट देंगे। ये एसोसिएशन है, दो लोग मिल रहे हैं। और यहां पे क्या है? डिसोसिएशन है, टूट रहे हैं। लेकिन जब ये टूटेंगे तो ऊष्मा देंगे नहीं, खाएंगे। इसको जरा मैं समझाऊं बड़े हल्के रूप से। मैरिज क्या है? दो परिवारों का मिलन है, खुशियों का आगमन है। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी जब आपसी समन्वय नहीं हो पाता, तो एक दूसरा शब्द भी इसके साथ इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं डाइवोर्स या तलाक। वो क्या होता है? एक परिवार का विघटन होता है, क्या खुशियां आती है? नहीं।
परेशानियां आती हैं, खुशियों का समापन होता है, बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। तो ये है एसोसिएशन और ये है डिसोसिएशन। तो मैं कंबस्शन को कभी कभी एसोसिएशन भी पूछूंगा। एक बार आईएएस में सवाल भी आया है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। एसोसिएशन मींस कंबस्शन एक्सोथर्मिक, डिसोसिएशन मींस एंडोथर्मिक, और उसमें थोड़ा और भी था। तो अब देखिए बेटा, कंबस्शन इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, डिसोसिएशन इज ए एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या सर इन दोनों के कुछ आप और उदाहरण बता सकते हैं? बेटा जब हम थर्मल पढ़ते हैं और जब हम बर्फ को लेके भाप बनाते हैं तो वहां पे होता है वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, वहां पे होता है फ्यूजन, फ्रीजिंग। तो जब उसको सोचेंगे आप तो आपको दिखाई देगा क्या? फ्यूजन, बर्फ गल के पानी बन गई, फ्यूजन। फ्यूजन में बर्फ पानी बन रही है, हीट खा रही है, हीट खा रही है, बर्फ पानी बन रही है। बर्फ पानी कैसे बनेगी? हीट लेगी तब बर्फ पानी बनेगी। तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक? हीट खा रही है, एंडोथर्मिक। पानी भाप बन रहा है, कैसे बनेगा? पानी को हीट दोगे पानी भाप बनेगा। तो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक, हीट खा रही है। इसका मतलब फ्यूजन या गलन या मेल्टिंग क्या है? एंडोथर्मिक, हीट खा रही है। बॉइलिंग या वेपोराइजेशन क्या है? हीट खा रही है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। उल्टा चलते हैं जरा, भाप है वो पानी बन रही है तो क्या होगा? हीट दे रही है, हीट छोड़ रही है। तो कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक। इधर आइए, फ्रीजिंग, आपने पानी को बर्फ में जमाया तो उसमें क्या होगा? हीट निकाल रहे हैं या वो हीट छोड़ रही है, ये एक्सोथर्मिक। सिमिलरली सुपर हीटिंग, हीट खा रही है। डी सुपर हीटिंग, हीट छोड़ रही है। तो अगर थर्मल के रिस्पेक्ट में आप देखिए तो आपके पास बहुत सारे मैंने उदाहरण डिस्कस कर दिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के। तो बेटा हम लोग धीरे धीरे, अब आप समझ रहे हैं कि शुरू में रफ्तार थोड़ी धीरे है, लेकिन रफ्तार धीरे होने का मेन कारण है, हमारा कारण क्या है कि हम इस सब्जेक्ट को बेसिक से समझ रहे हैं। आप कह सकते हैं सर दूसरे लोग तो इसको 20 घंटे में आईसीएन खत्म कर देते हैं। तो बेटा वो खत्म कर सकते हैं, वो सक्षम हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये मान रहा हूं कि मेरे बच्चों ने डिप्लोमा लेवल पे आईसी इंजन पढ़ी नहीं है, या पढ़ी है तो अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। अब मेरी ड्यूटी है कि उनको पहले डिप्लोमा का आईसी इंजन पढ़ाऊं और उसके ऊपर कम से कम बीटेक के 50% तक ले जाऊं, मतलब कम से कम बीटेक लेवल के 75-80% तक आईसी इंजन ले जाऊं। अपने आप उनके जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो निश्चित रूप से उस लेवल को पहुंच जाएंगे। तो मेरी पढ़ाई में बेटा थोड़ा सा मैं स्लो चलता हूं। अब मेरी मजबूरी समझ लीजिए या मेरा पढ़ाने का तरीका समझ लीजिए। अब मैंने तो बेटा करीब 30 साल तो मैंने आईआरटी में ही नौकरी की, उसके बाद भी 16 में छोड़ा है, 4 साल 34 साल से मैं ऐसे ही कर रहा हूं। तो मुझसे बहुत तेज की उम्मीद तो आप ना करें। हाँ, मैं इसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आपको जितना समझ में आ पाएगा वो देखा जाएगा। आइए, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं आज कंबस्शन की शुरुआत कर दी, तो मुझे लगता है कि आज हम लोग इसको यहीं पे विश्राम देते हैं। तो आज हमने सेकंड लेक्चर अपना कंप्लीट किया। हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे शुरू करेंगे। क्या करेंगे जरा देखते हैं। कंबस्शन की मुख्य शर्तें क्या हैं, कंबस्शन होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। आप देख रहे हैं कंबस्शन की मुख्य 3 शर्तें हैं। तो कंबस्शन को हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।